The invest the investment made by the owner in starting a business. एग्जैक्टली जब भी हम कैपिटल की बात करते हैं ना तो बच्चों के दिमाग सबसे पहले आता है द इन्वेस्टमेंट विच इज मेड बाय द प्रमोटर ऑफ द कंपनी और द ओनर ऑफ द कंपनी। पर देखो ये एक्चुअली ना गलत डेफिनेशन है। कैपिटल का मतलब होता है एनी सॉर्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय द ओनर ऑफ द कंपनी और द बोरोवर ऑफ द कंपनी। और आई वुड से बोरोवर, आई वुड से लेंडर। हमने कोई पैसा जो इक्विटी फॉर्म में डाला हो या फिर बोरो करा हो, दैट कंबाइंड मेक्स पार्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो देखो धंधा है ना, जो बिजनेस होता है वो जरूरी नहीं है कि वो खुद के पैसे पे चले। वो दो तरीके से चल सकता है, जो अपने पैसे पे या किसी और के पैसे पे। तो मैं पैसा खुद का भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, आई कैन बोरो दैट मनी फ्रॉम समवन आल्सो। बट ऐसे केस में ऐसा हो सकता है कोई कोई प्रमोटर हो, वो क्या करे, अपना डेट वाला पोर्शन है वो तो बढ़ाता जाए और इक्विटी वाला पोर्शन है वो कम रखे। बट इसमें दिक्कत क्या है सबसे बड़ी, बिकॉज ऑफ टू मच डेट द बिजनेस कैन बिकम रिस्की। बिजनेस क्या बन सकता है, बहुत रिस्की बन सकता है। इसका एग्जांपल लेते हैं। मुकेश अंबानी का सारा नाम सुना है? मुकेश अंबानी के भाई का नाम क्या है? व्हाट इज नेम ऑफ ब्रदर ऑफ मुकेश अंबानी? अनिल अंबानी। यस, हिज नेम इज अनिल अंबानी। उनकी कंपनी आर पावर, रिलायंस पावर, एंड मे बी यू गाइस वर नॉट इवन born or maybe just born around that time. उस टाइम पे दिस कंपनी यूज्ड टू बी सो फेमस दैट एवरीवन वांटेड टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी। But what this company did wrong was that this company took a lot of money in the form of loan. इस कंपनी ने लोन्स बहुत ज्यादा दे दिए थे, beyond the capacity that they could pay. तो ऐसे केस में the proportion of debt was more than equity. तो ऐसे केस में आप पे एक इंटरेस्ट बर्डन हो जाता है, और वो इंटरेस्ट बर्डन इतना ज्यादा हो गया था that eventually company defaulted. कंपनी ने इवेंचुअली क्या कर दिया, डिफॉल्ट कर। तो डेट टू इक्विटी रेशियो ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है कि कंपनी बहुत रिस्की तो नहीं है। ठीक है, सो अभी जनरली जैसे आपके 12th की बुक्स में भी होगा 1:1, या अभी पढ़ोगे 11th में हो तो अगर 12th में पढ़ोगे कि 1:1 इज जनरली द सजेस्टेड रेशियो, कि 1 रुपए प्रमोटर ने खुद का लगाया हो बिजनेस में और 1 रुपए मार्केट से बोरो करा हो। दैट इज जनरली द आइडली द सजेस्टेड रेशियो। ठीक है, पहली चीज। बट मैं जब ये समझा रहा था तो मैंने एक चीज और बोली थी, यार बेटा जब भी ये करो ना, एक बार वो इंडस्ट्री भी एनालाइज कर लिया करो कि कई इंडस्ट्री ऐसी होती है जहाँ पे और कोई ऑप्शन ही नहीं होता, वहां पे रेशियो लेट से 2:1, 3:1 वो आइडियल रेशियो होगा। बिकॉज वो इंडस्ट्री ही बहुत कैपिटल इंटेंसिव है, जहाँ पे आपको पैसा बोरो करना ही पड़ेगा। जैसे पावर जनरेशन है, वो बिजनेस ही ऐसा है जहाँ पे खुद का उसमें बहुत ज्यादा केपेक्स इंटेंसिव है। केपेक्स समझते हो, व्हाट इज केपेक्स? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, जो तुमने पढ़ा होगा, एक प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, पीपीई पढ़ा है 12th में, 11 12th में। नो सर। ये है तुम्हारे प्लांट एंड मशीनरी तो खरीदते हैं ना, उसके लिए एंट्री कराई होगी आई थिंक, Yes, sir. है ना? तो वो क्या होता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो ये जो पावर सेक्टर है ना, ये बहुत केपेक्स इंटेंसिव बिजनेस होता है। तो वहां पे आपको ये खर्चा करना ही पड़ेगा, और जहाँ पे ये खर्चा करना पड़ेगा यू हैव टू स्पेंड दैट मच मनी। वहां पे नेचुरली आपका क्या होगा, डेट बढ़ेगा। और डेट बढ़ेगा तो ये रेशियो 1:1 नहीं होगी, 2:1, 3:1 कुछ ऐसे रेशियो में जाएगा। अब वहां पे चेक करना पड़ता है कि कंपनी के लिए सस्टेनेबल है या नहीं। दैट इज व्हाट यू हैव टू इवैल्यूएट। ठीक है, आई होप अब थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बन पाया होगा। यस। ओके चलो, आज हम स्टार्ट करें विद द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस कोहोर्ट, व्हिच इज पर्सनल फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंस मींस मैनेजिंग योर ओन मनी। ठीक है,
देखो, जब भी मैं पर्सनल फाइनेंस की बात करता हूँ ना, यहाँ पे मैं बात करता हूँ ऐसे लोगों की जिनके पास उतना समय नहीं है that they can dedicate their time entirely to the markets. You guys are pretty young right now. Maybe mostly Moran, you are in class 11th if I remember. Yes, sir. Yukta, you are in which class? So I'm in 11th. Okay, so you guys both are pretty young. You guys are in 11th class. So right now you don't understand this entirely in the sense that once you get into a job or get into a business, you get so much engrossed into that business कि आपको समय ही नहीं मिल पाता खुद के पैसे को मैनेज करने के लिए. ठीक है. So how to do that? How to solve that problem of shelling our time and managing your own money? Personal finance मैनेज करने के लिए ना there are certain instruments which we can use जहाँ पे हमारा प्रोसेस ज़्यादा आसान हो सकता है of managing our money. This can be done with the help of mutual funds. इसको किया जा सकता है with the help of mutual funds. तो आज हम सीखेंगे आज की मास्टर क्लास में कि how do we manage money firstly, how do we manage our own money, and how do we select the funds which are required for investment. भाई फंड्स तो आज 4,000 से ज्यादा फंड्स है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में. तो मैं कैसे सेलेक्ट करूंगा कौन से फंड में मेरे को पैसा डालना चाहिए, हाउ डू आई डू दैट. तो आज वो सब हम सीखेंगे. ठीक है. ओके. तो सबसे पहले आप समझते हैं क्या ये जो वर्ड है ना म्यूचुअल फंड इसका मतलब क्या होता है एंड व्हाई म्यूचुअल फंड सही है. ये जो इतना बेचा जाता है ना हमें, ये ऐसा क्या है इस प्रोडक्ट में जिसको सही बनाता है. ठीक है. चलो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले समझते हैं म्यूचुअल फंड्स वर्ड आया कहाँ से. तो म्यूचुअल फंड में एक वर्ड है म्यूचुअल यानी टुगेदर. तो लेट्स से आप मैं और युक्ता हम तीनों कहीं पे जॉब करते हैं एंड हम तीनों की सैलरी है एवरी मंथ 1 लाख रुपीज. 1 लाख रुपीज अ मंथ विच इज अ वेरी बेसिक सैलरी. ठीक है. अब सिंस हमारी ये सैलरी है बट हम जॉब करते हैं भाई प्रॉपर 9 to 6 9 to 7 और ऑफिस से आने के बाद इतना थक जाते हैं दैट वी डोंट हैव टाइम टू लुक इनटू आवर ओन फाइनेंसेस. अब ऐसे केस में हम कैसे डिसाइड करें पहली चीज यार कितना इन्वेस्ट करना है और कैसे इन्वेस्ट करना है. तो पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि कितना इन्वेस्ट करना है. तो उसका एक बड़ा सिंपल फॉर्मूला बोलता है हम बोलते हैं 50 30 और 20 फॉर्मूला. 50 30 और 20 फॉर्मूला क्या है. वो बोलता है जो भी आप कमाते हो ना उसका 50% तो ऐसा है कि जो आपका बेसिक खर्चों में जाएगा ही जाएगा. रेंट है, राशन है, खाना है, इन सब में 50% ऑफ इनकम शैल ऑलवेज गो इरिस्पेक्टिव. तो वो तो नॉन नेगोशिएबल एक्सपेंसेस है. 30% ऑफ इनकम शुड गो टुवर्ड्स योर वांट्स. कि यार आने वाले समय में ये करना चाहता हूँ मैं, मेरे ईएमआई का लोन कम करना चाहता हूँ मैं, एक रिजर्व फंड बना के रखना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू कीप सम मनी असाइड फॉर एनी सॉर्ट ऑफ इमरजेंसी और एनी सॉर्ट ऑफ वांट्स व्हिच आई हैव. ठीक है. और 20% ऑफ द मनी which I'm earning should be used towards my desires. This should be met via investment. So मैं अगर 1 लाख कमाता हूँ तो 50% तो मेरी बेसिक नेसेसिटी नीड्स में जाएगा, 30% मेरा वांट्स में जाएगा और 20% मेरा डिजायर्स में जाएगा. और ये डिजायर वाला पैसा ही मैं क्या करूंगा, आई इन्वेस्ट दैट मनी. ठीक है. सबसे पहले फॉर्मूला क्लियर है कैसे यूज होगा. तो एवरी मैं अगर 1 लाख रुपए महीना कमाता हूँ तो उसका 20% इज 20,000 every month is what I can afford to invest. इतना मैं हर महीने इन्वेस्ट करने का अफोर्ड कर सकता हूँ. ठीक है. अब इन्वेस्ट करूँ कैसे, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करूँ. तो पहले समझता हूँ म्यूचुअल फंड्स होते क्या है. तो म्यूचुअल फंड्स कम्स फ्रॉम द वर्ड म्यूचुअल विच इज टुगेदर. टुगेदर कैसे, लेट्स से जो एग्जांपल ले रहे थे कि यार हम लोग 1 1 लाख रुपए कमाते हैं बट हमारे पास समय नहीं है अपना पैसा मैनेज करने को. तो हमने क्या करा, हमारा फंड फंड एक साथ लेके आए, पैसा एक साथ लेके आए और हमने लिया एक
एएमसी को, एएमसी मतलब असेट मैनेजमेंट कंपनी को पकड़ा, उनको बोला यार हमारे ये 3 लाख रुपए हम सबके, ये पकड़ो और इसको आप इन्वेस्ट करो, हमें नहीं आता इन्वेस्टमेंट करना, ना ही हमारे पास समय। तो एएमसी बोलता है अच्छा जी चलो ठीक है। एएमसी के अंडर में होता है एक फंड मैनेजर, एएमसी के अंडर में होता है एक फंड और उसका होता है एक फंड मैनेजर। तो एएमसी पैसा देती है फंड मैनेजर को, बोलती है ले बेटा इस पैसे को मैनेज कर, और ये जो 3 लोग हैं ना, मौर्यन, युक्ता एंड निखिल, इन तीनों को रिटर्न बना के दे। फंड बोल मैनेजर बोला ठीक है जी कर दूंगा मालिक, जॉब है मेरी तो। बट फंड मैनेजर बोला सर काम करूंगा फ्री में नहीं करूंगा मैं। तो बोला ठीक है यार ले ले फीस ले ले। तो फंड मैनेजर लेता है एक फंड मैनेजमेंट फीस, जिसे हम बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो, वो एक्सपेंस रेशियो कितना होता है वो बोलते हैं यार जनरली 1.5 से 2% के बीच में होता है फंड का। तो अगर मैंने मान लो 3 लाख रुपए का फंड है, तो साल का मेरा ऑलमोस्ट 5 से 6 हजार रुपए इस वुड बी माई एक्सपेंस रेशियो। ठीक है, वुड बी माई एक्सपेंस। बट एक्सपेंस आपसे जेब से लिया जाता है क्या? नहीं, आपसे डायरेक्टली लिया नहीं जाता। आपकी प्राइस, ये प्राइस पे आऊंगा, प्राइस कौन सी, जिस प्राइस पे आप म्यूचुअल फंड खरीद रहे होते हो उसी में ये खर्चा ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो अकोमोडेट फॉर द फीस ऑफ द फंड मैनेजर। अब सर ये प्राइस म्यूचुअल फंड की क्या होती है? जैसे शेयर्स की प्राइस होती है ना, वैसे म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं उनकी होती है NAV, नेट असेट वैल्यू। तो जैसे शेयर्स की प्राइस ऊपर नीचे जाने से हम समझ में आते हैं कि शेयर ऊपर गया नीचे गया, वैसे ही फंड का होता है NAV। तो फंड के NAV से समझ में आता है कि फंड ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। क्लियर है यहाँ तक? सबसे पहले आता है एक AMC असेट मैनेजमेंट कंपनी, फिर आता है एक फंड, फंड मैनेजर, उसकी होती है एक्सपेंस रेशियो, और फंड का होता है NAV। ये दोनों उसमें चारों चीजें क्लियर है वित्तकान मॉडल? सर एक बार नेट एसेट वैल्यू का मीनिंग समझा दो वापस। जैसे मान ले कोई एक फंड है, मान ले SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड। ठीक है, ये एक फंड है। अब मैं फंड, जैसे अगर शेयर होता है, मान ले ITC है, ITC 450 रुपए का है, तो आप ITC को क्या भाव पे खरीदोगे? 450 पे खरीदोगे, करेक्ट? तो वैसे ही जैसे मैं किसी फंड में पैसा डालूंगा, इफ आई एम इन्वेस्टिंग इन अ फंड, तो एक फंड की भी प्राइस होती है जिसे हम बोलते हैं NAV। तो लेट्स से इसकी NAV चल रही है 10 रुपए एग्जाम्पल के तौर पे, तो मेरे को फंड का एक यूनिट, 1 यूनिट ऑफ द फंड, यानी एक शेयर ऑफ द फंड मुझे मिलेगा कितने रुपए पे? 10 रुपए। क्लियर है? फंड का बेसिकली शेयर प्राइस एक तरीके से। मॉडर्न गीतिका एबल टू फॉलो? Yes, sir. ओके, तो हमने देखा कि AMC होती है, AMC के अंडर होता है फंड मैनेजर, वो चार्ज करता है एक्सपेंस रेशियो, और जो फंड होता है फंड की एक प्राइस होती है जिसे हम बोलते हैं NAV। ये भी 4 और 5 जगह से हमने देखी। अब क्या हुआ, मान लो कि गीतिका इज वेरी, यू नो, लेट्स से हैज अ लो रिस्क एपेटाइट, उसकी रिस्क एपेटाइट कम है, ऑल्दो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहती है बट वो डर जाती है मार्केट के उथल पुथल से, शी गेट्स स्कैर्ड। So how do I make Kritika stay invested in the market for a long time? How do I create an environment via which Kritika stays invested in the market for a long time? तो उसको करने के लिए मैंने क्या करा, मैंने चार्ज करा एग्जिट रूट। मैंने बोला कृतिका अगर तू 1 साल से पहले विड्रॉ करेगी पैसा, इफ यू विड्रॉ मनी बिफोर 1 ईयर, बिफोर 1 ईयर, तो exit load, exit load shall be 1%।
मतलब जो भी तेरा इन्वेस्टमेंट किया होगा 1 लाख, उस पे तेरे को 1000 रुपीज क्या देना पड़ेगा, एग्जिट लोड, एक फीस पे करनी पड़ेगी, एंड यू ओनली गेट हाउ मच, 99,000 बैक इफ यू विथड्रॉ मनी बिफोर 1 ईयर। तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया क्या कॉन्सेप्ट, एग्जिट लोड। ये इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स लंबे समय के लिए मार्केट में टिक पाए। ठीक है, क्लियर है? Yes. ओके, चलो। अब ये तो समझ में आ गया सर म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, व्हाट द काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड व्हिच आर अवेलेबल। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स व्हिच आर देयर, क्या क्या टाइप्स होते हैं म्यूचुअल फंड्स के। तो बेटे म्यूचुअल फंड्स के देख, मेजरली 3 टाइप होते हैं। एक होता है इक्विटी, एक होता है डेट, एक होता है हाइब्रिड, और फिर यहीं से 2 और टाइप निकले। कौन कौन से, सेक्टोरल एंड गोल्ड। ये मेजर टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स होते हैं, सबको एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले डिस्कस करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। कह रहे कि इंडेक्स भी तो। इंडेक्स फंड्स यार, दोज आर मोर सब टाइप ऑफ इक्विटी फंड ओनली। ठीक है, या वैसे इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड सेपरेटली यू कैन गो फॉर दैट आल्सो। ओके। अच्छा, वैसे इसका भी एक सब टाइप बता सकते हो और यू कैन अंडरस्टैंड दैट। चलो, इक्विटी के अब सब टाइप्स होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, एंड देन फ्लेक्सी और मल्टी कैप। अब पहले बात करते हैं व्हाट आर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड फ्लेक्सी कैप। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इज इट बेटर टू परचेज अ स्टॉक और परचेज अ म्यूचुअल फंड, विच वन इज बेटर? क्या लगता है, क्या ज्यादा बेटर है, स्टॉक परचेज करना है या म्यूचुअल फंड परचेज करना? सर म्यूचुअल फंड। Same mutual. वाई, वाई? सर क्योंकि उसमें खूब सारी कंपनीज आ जाती है। वेरी गुड। सो बेसिकली क्या होता है, अगर कोई भी आप इक्विटी म्यूचुअल फंड परचेज करोगे ना, तो दे हैव 20 to 30 स्टॉक्स बेयर मिनिमम इन देयर पोर्टफोलियो। तो उससे क्या होता है, आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है। क्या कोई कल को एक कंपनी में खराब परफॉर्म करी, देयर आर 29 अदर कंपनीज टू कॉम्पनसेट। ठीक है, इसलिए म्यूचुअल फंड्स का रिस्क लेवल रिलेटिवली कम होता है। अब जो इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है ना, उसमें भी अलग अलग तरीके के टाइप्स होते हैं। ठीक है, वो टाइप कौन से, लार्ज, मिड, स्मॉल एंड फ्लेक्सी, मल्टी कैप। तो सबसे पहले समझते हैं लार्ज कैप क्या होता है। लार्ज कैप आर द कंपनीज विच आर द टॉप 100 कंपनीज of the country in terms of market cap। मार्केट कैप के टर्म्स में जो टॉप 100 कंपनी है ना, उन्हें बोलते हैं लार्ज कैप। तो ऐसी कंपनीज को लेके जो फंड बनाया जाता है ना, उसे हम बोलते हैं लार्ज कैप फंड। ठीक है, ऐसी कंपनीज को लेके जो फंड बनता है उसको बोलते हैं लार्ज कैप फंड। ऐसी कंपनीज में क्या होता है, जो रिलेटिवली आपका रिस्क लेवल हुआ वो भी कम हुआ। क्यों? क्योंकि भाई टॉप 100 कंपनियां हैं, इसमें आपके एचडीएफसी बैंक है, रिलायंस है, एसबीआई है, ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, कहीं नहीं जाने वाली। तो यहाँ पर रिस्क लेवल क्या है, रिलेटिवली कम है। और जहाँ पे रिस्क कम होता है वो रिटर्न कम होता है, ज्यादा होता है, रिटर्न भी नेचुरली थोड़ा सा कम होता है। करेक्ट, रिटर्न में आपका क्या होता है, नेचुरली थोड़ा सा कम होता है। जहाँ रिस्क कम वहाँ रिटर्न भी रिलेटिवली कम होगा आपका। और सिंस यहाँ पे रिटर्न कम होता है, यू कैन एक्सपेक्ट समवेयर बिटवीन ऑन एवरेज 8 to 9% CAGR इन द केस ऑफ लार्ज कैप्स। एक अच्छे सिनेरियो में +1-2% और कर लो, ठीक है, बट दिस इज मोर और लेस व्हाट लार्ज कैप्स गिव यू इन अ मार्केट कंडीशन। ठीक है, मिड कैप होती है आपकी 101 से 250 कंपनीज, दोज आर मिड कैप कंपनीज। मिड कैप कंपनीज में नेचुरली रिस्क थोड़ा ज्यादा, तो रिटर्न भी कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा होगा। और जहाँ रिस्क ज्यादा है ना, वहां पे आपका इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन, अब देखो ये चीज कोई नहीं समझता, इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन भी ज्यादा होना चाहिए। तो देखो, मिड कैप कंपनीज का मतलब है कंपनी जो भी एक अच्छी ग्रोथ स्टेज में वो बड़ी बन सकती है। ठीक है,
तो ऐसे केस में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव देम इनफ टाइम। आपको एक अच्छा समय देना पड़ता है कंपनी को ग्रो करने के लिए, कंपनी ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो वो टाइम देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू स्टे इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्गर टर्म। तो इफ यू कैन इन्वेस्ट फॉर लेट्स से एटलीस्ट बेयर मिनिमम 3 to 5 to 6 years, then only the mid cap fund is suitable for you, otherwise it is not. Next comes the small cap fund. अब स्मॉल कैप फंड से केस में क्या होता है ना, तो 250 ऑनवर्ड जो कंपनीज होती हैं 2000 द बेस्ट कंपनीज फॉर स्मॉल कैप फंड। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा रिस्क होता है, तो नेचुरल रिटर्न भी ज्यादा होगा, और नेचुरली अगर कोई भी इन्वेस्टर आ रहा है तो ही हैज टू स्टे इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्गर टाइम इन अ स्मॉल कैप फंड, ठीक है। लार्ज मिड एंड स्मॉल क्लियर है? एनीवन, एनी डाउट प्लीज आस्क। नो सर। अच्छा, मैं अगर पूछूं कि लेट्स से आई वांट टू इन्वेस्ट इन इक्विटी फंड विथ लीस्ट रिस्क, मैं किस में, मेरे को किस में इन्वेस्ट करना चाहिए? लार्ज कैप। लार्ज कैप। और अगर मेरे को बहुत ज्यादा रिस्क लेना हो तो? स्मॉल कैप। मेक सेंस। अब लेट्स से कोई इन्वेस्टर है, वो चाहता है कि यार मैं थोड़ा सा रिस्क भी लूं और रिटर्न भी मुझे मिले, ठीक है। तो ऐसे इन्वेस्टर के लिए सूटेबल रहता है मल्टी कैप फंड, ठीक है, या जिसे हम बोलते हैं फ्लेक्सी कैप फंड, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सबका मिक्स होता है, थोड़ा स्मॉल, थोड़ा मिड, थोड़ा लार्ज, तीनों का मिक्स होता है, ताकि लार्ज कैप की सेफ्टी और स्मॉल कैप और मिड कैप का रिटर्न, उसका एक कंफर्ट इन्वेस्टर को मिल पाए। सो दीज आर इक्विटी फंड्स व्हिच आर देयर। फिर आता है डेट फंड। डेट फंड का मतलब होता है द फंड व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड्स का बेसिकली पर्पस ये होता है दैट इफ आई वांट टू रेज मनी फ्रॉम द मार्केट इन द फॉर्म ऑफ लोन, मैं बॉन्ड इशू कर सकता हूँ 8 से 9% पे, मैं पैसा रेज कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड्स। तो इन्हीं ऐसे बहुत सारे बॉन्ड्स लेके जब कोई फंड बनाया जाता है ना, तो उसे हम बोलते हैं डेट फंड। दैट फंड इज कॉल्ड एज डेट फंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ रिस्क एंड स्टेबिलिटी ऑफ रिटर्न है। यहाँ पे रिस्क रिलेटिवली बहुत कम है और रिटर्न भी स्टेबल है। तो एन इन्वेस्टर कैन एक्सपेक्ट अराउंड 6 to 7% ऑफ रिटर्न इन द केस ऑफ अ डेट, ठीक है। क्लियर है डेट फंड्स? दीज आर जस्ट लाइक alternative of, not a direct or close, one to one alternative, but a near alternative of FDs। FD से थोड़ा ज्यादा रिटर्न चाहिए और लिक्विडिटी भी चाहिए, श्योर विद श्योर, एंड FD से ज्यादा रिटर्न चाहिए और लिक्विडिटी भी चाहिए, तो ऐसे केस में आई कैन यूज डेट फंड्स, ठीक है। नेक्स्ट कम्स द हाइब्रिड फंड्स। Hybrid funds are the funds which are composed of both debt and equity। जब इक्विटी डेट को कंबाइन कर दे तो क्या बना, हाइब्रिड फंड। यहाँ पे आपको डेट और इक्विटी में स्विच करने का ऑप्शन होता है। आपको लगता है यार इक्विटी बहुत ओवर वैल्यूड है, तो आप कैसे में चले जाओगे, आप डेट में चले जाओगे, यानी बॉन्ड्स में चले जाओगे। और आपको लग रहा है कि यार नहीं, अभी ये ना इक्विटी मार्केट बहुत अच्छा है, तो आप क्या करोगे, आप ऐसा बॉन्ड से शिफ्ट करके इक्विटी मार्केट, सो आप ऐसा स्विच कर सकते हो। तो यू कैन इजीली जनरेट 8 9 10% विथ लेस रिलेटिव रिस्क। कम रिस्क के थ्रू आप इतना जनरेट कर सकते हो, ठीक है। दैट इज हाइब्रिड फंड्स। पॉइंट क्लियर है? सर। नेक्स्ट कम्स द गोल्ड फंड्स। अब गोल्ड फंड्स के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट आता है यार, इनमें इन्वेस्ट करना भी चाहिए। देखो, गोल्ड फंड्स का पर्पस ये होता है कि यार गोल्ड इज अ ग्रेट हेज, इट्स अ ग्रेट हेज, इट्स अ ग्रेट हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन।
इन्फ्लेशन के अगेंस्ट आपको एक अच्छा सेफ्टी देता है। यस मॉरन। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेज? हेज का मतलब है प्रोटेक्शन, आपका रिस्क कम करना। तो क्या होता है, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है, इकोनॉमी में महंगाई बढ़ती है ना, वैसे वैसे गोल्ड का दाम भी बढ़ने लगता है। तो आपको एक ऐसा एसेट चाहिए, और जब इन्फ्लेशन होता है तो क्या होता है, बाकी सब एसेट्स की प्राइस गिरती है। तो आपको अपने पोर्टफोलियो में एक ऐसा एसेट चाहिए जो इन्फ्लेशन के साथ बढ़े, है ना। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, सम पीपल कीप सम इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड एज वेल। ठीक है। ताकि क्या हो कि अगर जैसे जैसे गोल्ड के दाम भी बढ़ रहे हैं ना, people can take exposure in gold, ठीक है, so as to protect against any impact of inflation in the portfolio. Clear है? यस सर। That is good for gold fund। फंड के बाद आता है सेक्टोरल फंड्स। सेक्टोरल फंड्स का पर्पस ये होता है कि लेट से मुझे अभी लग रहा है कि यार अभी बैंकिंग सेक्टर बहुत सस्ता है, तो मैं सारी इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं डालना चाहता, मैं केवल बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स में पैसा डालना चाह रहा हूँ। तो ऐसे केस में आई कैन परचेज द बैंकिंग सेक्टर फंड। ठीक है। और लेट्स से मुझे लग रहा है ऑटो सेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं केवल ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। तो उसे हम बोलते हैं सेक्टोरल फंड, जहाँ पे पर्टिकुलर सेक्टर पे इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक। देन कम्स द योर फेवरेट इंडेक्स फंड्स। अब लेट्स से मैं कोई एक ऐसा इंसान हूँ who doesn't have much time to evaluate the market। मुझे नहीं पता लार्ज का स्मॉल का मिड कैप क्या है, मुझे नहीं पता कि चीजें कैसे काम करती है। I just know that I have to invest. Then in that case, I can use index funds. इंडिया में अभी बहुत ज्यादा चलन इंडेक्स फंड्स का बना हुआ है, बट ये सारे ही लोग बड़े बेवकूफ हैं। Why? Because they do इंटरनेट इन्वेस्टिंग। अब इंटरनेट क्या बोलता है कि इंडेक्स फंड में पैसा डालो, ये बहुत सारे फिन इन्फ्लुएंसर्स आके बोलते हैं कि इंडेक्स फंड में पैसा डालो। बट देखो, ये थोड़ी सी बेवकूफी होती है। वो बेवकूफी इसलिए होती है बिकॉज इंडेक्स फंड में पैसा डालना आपके लिए जब सेंसिबल है, जब आपका मार्केट इतना बड़ा हो गया हो कि वहां तक कोई एक्स्ट्रा अल्फा रिटर्न नहीं मिल सकता, बड़ा रिटर्न नहीं मिल सकता, अल्फा रिटर्न जनरेट नहीं किया जा सकता। ऐसे केस में इंडेक्स फंड्स आर ग्रेट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली वी स्टिल लिव इन इंडिया, जहाँ पे अभी भी फाइनेंशियल मार्केट्स पूरी तरीके से मेच्योर नहीं हुए। तो ऐसे केस में इंडेक्स फंड्स कभी भी आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न बना के नहीं दे पाएगी, और इसीलिए कहा जाता है कि इंडेक्स फंड्स आर ओनली फॉर दोज इन्वेस्टर्स हु फील कि नहीं है, अभी हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कौन सा लार्ज। एक से हाँ। हाँ। आने दो। कौन सा लार्ज कैप है, कौन सा मिड कैप है, कौन सा स्मॉल कैप है, ये नहीं समझते, कुछ पता नहीं है, और उनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही इन्वेस्टर्स के इंडेक्स फंड सूटेबल है, वरना इंडेक्स फंड्स जो इन्वेस्टर रिटर्न कमाने के साथ चाह रहे हैं उसके लिए लंबे समय में बहुत अच्छा एवेन्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है। इट इज मोर ऑफ अ मार्केटेड प्रोडक्ट देन एक्चुअली बीइंग अ गुड प्रोडक्ट। ठीक है। तो दोज आर इंडेक्स फंड्स। क्लियर है? यस सर। So these are the different kind of funds which are available. Now comes the discussion कि सर समझ में आ गया एमएफ क्या होता है, कितने तरह के एमएफ होते हैं, अब इन्वेस्ट कैसे करना है। तो इन्वेस्ट करने के ना दो तरीके होते हैं, एक होता है लमसम इन्वेस्टमेंट और एक होता है एसआईपी। लमसम इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एक मुश्त में पैसा डालना। यार आज मेरे पास 1 लाख रुपए है, मैंने एक मुश्त में पूरे के पूरे 1 लाख रुपए मार्केट में डाल दिए। दिस इज कॉल्ड एज लमसम इन्वेस्टमेंट। बट इस तरीके के इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, क्या मुझे पता नहीं है मार्केट आज ऊपर है, मार्केट आज नीचे है। अगर मैं बोलूँ मॉर्निंग क्या लगता है, आज मार्केट ऊपर है नीचे है इस टाइम पे? सर अभी तो मार्केट क्लोज है तो नहीं नहीं, पता मतलब नहीं। करंट लेवल्स पे क्या लग रहा है, मार्केट ऊपर है नीचे है इस वो टाइम? चलो, अभी तुम लग रहा है मार्केट डाउन है। लेट्स सर से वो निफ्टी को देख के। क्या, सॉरी सर। क्या कह रहे हो, किसको देख के? सर वो निफ्टी 50। हाँ, निफ्टी फिफ्टी को देख के।
मॉर्निंग कह रहा है सर मार्केट अभी डाउन है। अब मैं बोलता हूँ कि यार मार्केट ऐसे 10% और गिर गया, तो अगर हम फिर रिलेटिव टर्म्स में सोचेंगे तो हम तो ये बोलेंगे ना मार्केट तो ऊपर था उस टाइम, राइट? यस सो नो वन नोज व्हाट इज द टॉप ऑफ द मार्केट एंड व्हाट इज द बॉटम ऑफ द मार्केट। तो ऐसे केस में डू यू थिंक मेकिंग लमसम इन्वेस्टमेंट इन द मार्केट इज गुड? यस सर बट वी नेवर नो व्हाट इज द टॉप व्हाट इज द बॉटम। मान लो तुम यहाँ पे घुसे और मार्केट और नीचे चलेगा फिर, या फिर तुम यहाँ पे घुसे और यहाँ पे तुमने घुसना अवॉइड कर दिया और मार्केट यहाँ पहुंच गया, फिर तो ना तुम कभी टॉप का पता लगा सकते हो ना ही कभी बॉटम का, यस राइट? सो इन दैट केस इट इज वेरी डिफिकल्ट हो जाएगा कि कम मार्केट में कम इन्वेस्ट करें। तो ऐसे केस में इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या होता है? एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी क्या बोलता है सर? ना आपको पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ना मुझे पता है। तो आप तो एक काम करो, आप चाहे मार्केट बॉटम पे हो तो भी इन्वेस्ट करो, टॉप पे हो तो भी इन्वेस्ट करो, और इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग 1 लाख रुपीज एवरी मंथ, you invest 8,000 rupees, instead of investing 1 lakh rupees every year in one go, you invest 8,000 rupees every month। अमाउंट बराबर ही है, बट उसमें क्या करो आप भाई, हर महीने आप रेगुलरली एक पर्टिकुलर डेट को अपने खाते से अमाउंट कटाते रहो, 8,000-8,000 रुपये। तो ऐसे केस में क्या हुआ, मार्केट चाहे टॉप है या बॉटम है, आपने सब लेवल पे इन्वेस्ट करा, एंड दिस हेल्प्स यू अचीव एवरेज प्राइस इन द मार्केट। आपने टॉप पे भी इन्वेस्ट करा, आपने बॉटम पे भी इन्वेस्ट करा, तो उससे ओवरऑल क्या हुआ, आपके मार्केट में प्राइस क्या आ गई, एक एवरेज प्राइस पे आपने मार्केट परचेज किया। तो इफ टुमारो मार्केट राइजेस फ्रॉम हियर, यू आर गोना मेक अ गुड रिटर्न। क्लियर है? यस सर दैट इज आई से दैट एसआईपी सही है, म्यूचुअल फंड सही है, बिकॉज ऑफ दिस ओनली। ठीक है? एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट एसआईपी इज इट इज ऑलवेज लो ऑन द पॉकेट। भाई 1 लाख रुपए एक साथ देना ज्यादा भारी लगता है कंपेयर टू 8,000 रुपए हर महीने देना, है ना? So that's why it is a great investment product। चल अब आगे बढ़ते हैं। सर अब समझ में आ गई सारी चीजें, क्या है कैसा है, तो आप ये बताओ सर कि हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैं कैसे फंड चूज करूं मेरे लिए, मेरे को इन्वेस्ट करना है, तो वो सीखना है। उसके लिए आपको क्या करना है, हम जा रहे हैं आपको नहीं दे रहा हूँ, क्या तो जा रहा है, तो भी मैं साथ में यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना फंड्स ऑन द बेसिस ऑफ रोलिंग। सर आपकी देखो ऑडियो हमारी ऑडियो सही, हाँ सर मैं कह रहा हूँ कि नाउ यू हैव टू सेलेक्ट फंड्स ऑन द बेसिस ऑफ रूलिंग रिटर्न। देखो एक तो क्या होता है ना, आज के टाइम में लोग सब इंटरनेट बेस्ड इन्वेस्टिंग करने लग गए, वेयर दे सी जस्ट पास्ट रिटर्न्स एंड देन दे इन्वेस्ट इनटू अ पर्टिकुलर फंड, व्हिच इज अ वेरी नॉनसेंसिकल वे ऑफ इन्वेस्टिंग। बिकॉज क्या होता है, पास्ट रिटर्न्स तो किसी के भी अच्छे हो सकते हैं, बट मुझे एक फंड ऐसा चाहिए जो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करे। इफ आई गिव यू टू ऑप्शंस, व्हिच इज अ बेटर प्लेयर, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली? सचिन तेंदुलकर व्हाई? क्या सर व्हाई डू थिंक ही वाज अ बेटर प्लेयर? सर उसकी पास्ट परफॉर्मेंस देख But more than past performance, he was very consistent. Virat यस Kohli has been very inconsistent since last 5 years. Sachin Tendulkar never had that long a bad patch. उनका भी बैड पैचेस थे, but उनके बैड पैचेस ऐसे थे where he recovered very quickly. विराट कोहली never recovered ever since 2019। ठीक है? सो इट डिपेंड्स कि यार हमें सचिन तेंदुलकर चाहिए फंड का या विराट कोहली चाहिए। भाई मुझे एज इन्वेस्टर चाहिए सचिन तेंदुलकर के जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता रहे। अभी मैं फिर फंड की कंसिस्टेंसी कैसे चेक करूंगा, तो वो कंसिस्टेंसी चेक करने में हेल्प करता है आपको रोलिंग रिटर्न। ठीक है? अब रोलिंग रिटर्न निकालते कैसे हैं? अब लेट से अगर मैं पूछता हूँ मौर्य तुमसे कि बेटा तेरे को इन्वेस्ट करना है तेरे खुद के लिए, यू आर हाउ, व्हाट्स योर एज राइट नाउ, 16 17 प्रॉब्ली,
Yes, sir. 16. 60. And let's say you want to invest in a fund for 10 years. Which fund will you choose? Equity fund. Equity में कौन सा लेगा? Low risk, Multi-fac. high risk? Multi-cap. चलो. So let's say भाई मॉर्गन को चाहिए एक फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड चाहिए, ठीक है? अब हमें क्या करना है, हमें कंपेयर करना है. एंड हाउ, लेट्स से मॉर्गन वांट्स टू इन्वेस्ट फॉर एटलीस्ट 5 इयर्स, है ना? तो मैंने यहाँ पर रोलिंग रिटर्न ले लिया 5 साल का, एटलीस्ट मिनिमम बेयर मिनिमम 5 to 10 years, है ना? अब नाउ यू हैव टू सेलेक्ट ऑल द फंड्स. लेट्स से आदित्य बिरला फ्लेक्सी कैप, इसको हटा देते हैं. एक्सिस फ्लेक्सी कैप एंड लेट्स से कोई पुराना फंड लेते हैं, कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप. अब इस फंड को कंपेयर करना है मुझे, लेट्स से निफ्टी 500. नाउ दिस इज द रिजल्ट व्हिच आई एम गेटिंग. रोलिंग रिटर्न का मतलब होता है कि मैं 2013 से 2025 तक कभी भी अगर इन्वेस्टमेंट में एंटर करूं, कभी भी 5 साल के इन्वेस्ट करूं, तो मेरा फंड अच्छा परफॉर्म करना चाहिए ना. देखो आदित्य बिरला का एवरेज रिटर्न कितना है? 14.5%, है ना? कैनरा रोबेको का 14%. बट ये अपने बेंचमार्क को आदित्य बिरला कितनी बार बीट कर रहा है? 73 टाइम्स. और कैनरा रोबेको कितनी बार बीट कर रहा है? 88 टाइम्स. तो दोनों में बेटर कौन सा हुआ? रिपीट करना ही क्या है? 73%, 88%. बेटा ये हुआ कि आउट ऑफ 100 टाइम्स कितनी बार आदित्य बिरला फ्लेक्सी कैप ने निफ्टी 500 से ज्यादा रिटर्न बनाया, और कैनरा रोबेको ने कितनी बार बनाया. ओके सर. तो नेचुरली ज्यादा रिटर्न किसने बनाया, ज्यादा बार किसने रिटर्न बनाया? कैनरा रोबेको ने. यस. भाई बेंचमार्क का मतलब ये है कि अच्छा परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली कितनी बार दिए. आज हम कोई फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो ये बोलते हैं ना कि एटलीस्ट अपने बेंचमार्क को तो बीट करो. यस सर. कि हम फंड अगर वो अपने बेंचमार्क को बीट नहीं करा तो फिर फंड नहीं अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है. करेक्ट. यस सर. तो यहाँ पर मैं देखूंगा कैनरा रोबेको हैज बीन मोर कंसिस्टेंट इन बीटिंग इट्स बेंचमार्क. तो मैं फिर क्या करूंगा, मैं इन दोनों फंड्स को यहाँ से रिमूव कर दूंगा एंड आई विल कंपेयर कैनरा रोबेको विद अदर फंड्स. तो लेट्स से मैं कोई बहुत अच्छा फंड लेता हूँ, मुझे पराग पारिक पर्सनली बहुत अच्छा लगता है फंड. तो लेट्स से मैं पराग पारिक का फंड लेता हूँ, अब उससे कंपेयर करता हूँ. अब यहाँ पे देखो पराग पारिक का एवरेज रिटर्न भी बहुत ज्यादा, डेविएशन भी ठीक ठाक है, एंड सबसे बेस्ट पार्ट, अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली बीट करा है ever since Parag Parikh has consistently beaten its benchmark. So which one is better, Canra or Parag Parikh? पराग परीख. Obviously Parag. So that is how you can choose your funds, and that is a very effective and simple way to choose the funds. आपको बस सर ये एक और करना है. डाउट. सॉरी क्या कर रहे हो? सर एक डाउट था. बोलो. सर एज अ स्टूडेंट अगर मैं अपनी हायर स्टडीज़ के लिए जाता हूँ तो उसमें फीस भी ज़्यादा लगती है, तो किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए कंसिस्टेंटली? बेटा डिपेंड करता है तुम्हारा टाइम होराइजन क्या है और हाउ मच टाइम डू यू प्लान टू इन्वेस्ट. सर 6 to 7 years. At least 6 to 7 years. यस. Then you can go for a mid cap or a flexi cap and go for the equity oriented fund because you have that much time period. So we were about to discuss this topic only, that how do we decide a fund. अभी हमें गुडनेस बैडनेस डिसाइड कर ली. अब मैं वो कैसे डिसाइड करूँ मेरे लिए कौन सा सुटेबल फंड है? तो वो डिपेंड करता है कि मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ और मेरे पास कितना हाथ में टाइम है. Let's say you could gave me a very good case study कि let's say sir I want to invest for my higher education, and let's say for 6 7 years I want to invest. Then in that case you should go for a mid cap or a flexi cap fund. जैसे हमने डिस्कस भी करना, मिड कैप में कितना टाइम चाहिए? एटलीस्ट 6 साल 7 साल आपको देने पड़ते हैं उस फंड में एक अच्छा रिटर्न बनाने के लिए. क्लियर? यस. Yes, ना? And then you can choose which mid cap fund or flexi cap fund would be suitable using the same process which we use right now. यहाँ पे equity mid cap में गए, then you can choose the funds and then compare with the benchmark. यहाँ पे जैसे net cap, nifty mid cap ये तरह benchmark बन गया, और 5 years यहाँ पे time horizon choose करा हुआ है, and then you can compare and choose. As simple as that. ओके सर. Okay? चलो चलो ठीक है. So this was it from my side for today, and I hope you learned something.
and the session was useful for you. This was your last class of the cohort. I hope the cohort was useful. You learned